भाई राम प्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए। बिस्मिल और उनके साथियों ने गांधी जी का ऐसा विरोध किया। दोस्तों, गणतंत्र भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में सन 1915-16 में एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख केंद्र मैनपुरी ही रहा। मुकुंदी लाल, डम्मी लाल, किरोड़ी लाल गुप्ता, सिद्ध गोपाल चतुर्वेदी, गोपीनाथ, प्रभाकर पांडे, चंद्रधर जौहरी, शिवकृष्ण आदि ने औरैया जिला आगरा तहसील बाह के ग्राम निवासी पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने के लिए उनकी संस्था शिवाजी समिति से हाथ मिलाया और एक नई संस्था मातृवेदी की स्थापना की। इस संस्था के छिपकर कार्य करने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को लग गई और इस दल के प्रमुख नेताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध मैनपुरी में मुकदमा चला। इसे ही बाद में अंग्रेजों ने मैनपुरी षड्यंत्र कहा। 28 जनवरी 1918 को इस संगठन की ओर से देशवासियों के नाम एक संदेश और मैनपुरी की प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। दोस्तों, मैनपुरी षड्यंत्र की विशेषता यह थी कि इसकी योजना प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के निवासियों ने ही बनाई थी। यदि इस संस्था में शामिल मैनपुरी के ही गद्दार दलपति सिंह ने अंग्रेजी सरकार को इसकी मुखबिरी न की होती तो यह दल समय से पूर्व इतनी जल्दी टूटने या बिखरने वाला नहीं था। दोस्तों, मैनपुरी कांड में शामिल दो लोग मुकुंदी लाल और राम प्रसाद बिस्मिल आगे चलकर 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी शामिल हुए। मुकुंदी लाल को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को तो फांसी ही दे दी गई, क्योंकि वे भी मैनपुरी कांड में गेंदालाल दीक्षित को ग्वालियर किले से छुड़ाने के लिए योजना बनाने वाले मातृवेदी दल के नेता थे। मातृवेदी दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद, जो अब तक बिस्मिल के नाम से मशहूर हो चुके थे, जून 1918 में 2, सितंबर 1918 में 1, कुल मिलाकर 3 डकैती भी डाली। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट BS कृष्ण ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुनाया। जिन जिन को सजा हुई उनमें मुकुंदी लाल के अलावा सभी को छोड़कर 1920 में आम माफ़ी के ऐलान में छोड़ दिया गया। बिस्मिल और गेंदालाल दीक्षित को फरार घोषित कर दिया गया। बिस्मिल पूरे 2 साल तक भूमिगत बने रहे। उनके दल के कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई राम प्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी के बाहर निकले, जहां अब तक ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने यहाँ एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जल जंगलों में घूमते हुए गांव के गुर्जरों की गाय भैंस भी चराई। यहीं रहकर उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बांग्ला भाषा से बोल सेविकों की करतूत और अरविंद घोष की पुस्तक यौगिक साधना का एक अंग्रेजी पुस्तक कैथरीन या स्वाधीनता की देवी का भी हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों, बिस्मिल जी की एक खास बात यह थी कि वे किसी भी स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रुकते नहीं थे। कुछ दिन रामपुर जागीर में रहकर अपनी सगी बहन शास्त्री देवी के गांव कोसमा जिला मैनपुरी में भी रहे। मज़े की बात यह थी कि उनकी अपनी बहन तक उन्हें पहचान नहीं पाई। सरकारी ऐलान के बाद राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर आकर पहले भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर के पद पर कुछ दिन नौकरी की। उसके बाद सदर बाजार में रेशमी साड़ियों की दुकान खोलकर बनारसी लाल के साथ व्यापार शुरू कर दिया। सितंबर 1920 में वे कलकत्ता कांग्रेस में शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। कलकत्ते में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने जब उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखीं तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया, जिनमें एक उमा दत्त शर्मा भी थे। दोस्तों, इसी बीच असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ। पूरे देश भर में गांधी जी को इस आंदोलन की वजह से अपार समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें शाहजहांपुर के कार्य सेवकों और खासकर राम प्रसाद बिस्मिल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किंतु 1922 में जब चौरी चौरा कांड के पश्चात किसी से परामर्श किए बिना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो 1922 में गया जिले में बिस्मिल और उनके साथियों ने गांधी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में 2 विचारधाराएं बन गईं। असंतुष्ट युवाओं ने निश्चित किया कि वह अपनी पार्टी और संविधान का निर्माण खुद करेंगे।
लाला हरदयाल जी ने पत्र लिखकर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद को मिलाकर एक नई पार्टी और उसका संविधान बनाने की सलाह दी। संगठन का मूल नाम और उद्देश्य एक पीले रंग के कागज़ पर छापा गया और सभी सदस्यों के पास भेजा गया। इसकी पहली बैठक सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में की गई, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी रखा गया। अन्य लोगों से लंबी चर्चा के बाद बिस्मिल को शाहजहांपुर का जिला संगठन और शस्त्र प्रभाग का प्रमुख घोषित कर दिया गया। HRA का घोषणा पत्र जनवरी 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित कराकर 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर भेजा गया। इस घोषणा पत्र को देखते ही अंग्रेजी सरकार बंगाल में इसके लेखक को खोजने लगी। संयोगवश सचिंद्र सान्याल बांकुरा से और योगेश चंद्र चटर्जी को कानपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इन लोगों की गिरफ्तारी से पार्टी की सारी जिम्मेदारी बिस्मिल जी के कंधों पर आ गई। पार्टी को चलाने के लिए धन की भी जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए उन्होंने 7 मार्च 1925 को बीजपुर तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुरी में राजनीतिक डकैतियां भी डाली, परंतु उन्हें उनमें कुछ विशेष धन की प्राप्ति नहीं हुई। इस डकैती में इनके कुछ साथी भी मारे गए, जिससे इन्हें अपार दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब वे सिर्फ सरकारी खजाने को ही लूटेंगे।